हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक की निशुल्क ऑनलाइन बैच में मैं बीके पटेल आप लोगों का बायोलॉजी क्लास में फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आनुवांशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, इनसे बेसिक क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, कि क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है क्रोमोसोम। ये तो मैं आपको कोशिका के अध्ययन के दौरान आपको पढ़ा चुका हूँ। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में, कि सोमेटिक क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, जिसको लिंग गुणसूत्र और दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मानव शरीर में कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, साथ ही साथ गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के चलते मानव शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है, जिसको बेसिकली सिंड्रोम कहा जाता है, वो सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सिंड्रोम जनरेट होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है। तो अलग अलग जो टाइप्स ऑफ सिंड्रोम है उसको मैं भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में बन सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम अनुवांशिकी के रूप में जो है वो आपका पढ़ रहे हैं। जो छात्र पहली बार हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक की निशुल्क ऑनलाइन बैच हमारे द्वारा रन की जा रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लासेस हो रहे हैं। इन क्लासेस के लिंक और साथ साथ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप उस निशुल्क ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए क्या करना है, आपको केवल व्हाट्सअप करना है। स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे अपना नाम लिख करके और प्रयोगशाला लिख करके आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको उस बैच से जुड़ने के लिए वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उस बैच में क्लासेस के लिंक के साथ साथ सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्द ही अभी तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उन सभी के मैं एमसीक्यू भी लाने वाला हूं, इसलिए आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं डेली एमसीक्यू भी करा रहा हूं। बीच बीच में जो है आपका एमसीक्यू डालते रहता हूं, साथ ही साथ यूट्यूब में भी हमारी एमसीक्यू डल रही है। जो छात्र पिछले क्लासेस नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। इस प्लेलिस्ट का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुवांशिकी के अंतर्गत प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ के बारे में। तो जब भी बेटा ये शब्द आता है अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ शब्द आते ही दो नाम आपके जहन में आने चाहिए, दो नाम आपके दिमाग में आने चाहिए। कौन कौन सा? एक होता है बेटा डीएनए, और एक होता है क्या आपका आरएनए। डीएनए और आपका आरएनए, ठीक है। इसमें से जो आपका डीएनए है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अधिकांश छात्र आप जानते होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आपका आरएनए होता है, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप बेटा ये चीज देख पा रहे होगे कि इन दोनों नामों में समानता किस चीज की आपको दिखाई दे रही है? न्यूक्लिक एसिड का। यहां पर भी आपको न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है। तो ये डीएनए और आरएनए दोनों जो आपके अनुवांशिक पदार्थ हैं, ये किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से। बोथ आर मेड बाय न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा। तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल से जो है वो आपका मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब हम डीएनए का भी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, आरएनए का भी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उन सबको डिटेल में हम समझेंगे ही। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है। उसी प्रकार से आरएनए का मेन कार्य क्या होता है, फिर हम इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो देखिए, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए का मेन काम होता है सूचना संग्रहण का, है ना। जितने भी हमारे जो आपके शरीर के सूचनाएं होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं, उसको स्टोर करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा। तो डेटा स्टोर करने का, सूचना संग्रहण करने का काम किसका होता है? आपका डीएनए का। लेकिन उस सूचना को ट्रांसफर करने का,
उस सूचना को स्थानांतरित करने का काम किसका होता है? आरएनए का। तो आरएनए का मेन काम क्या हो जाता है? सूचना का स्थानांतरण करना, सूचना को क्या करना? आपका ट्रांसफर करना। तो कुछ बेसिक बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों में कॉमन चीज है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। डीएनए का मेन काम सूचना संग्रहण करने का होता है, जबकि आरएनए का मेन काम सूचना स्थानांतरित करने का होता है। और ये दोनों क्या है भाई? दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये पूछ दिया कि इन दोनों में से सबसे प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? आनुवंशिक पदार्थ तो दोनों हैं, तो जब यहाँ पे एक नाम चुनने की बात आएगी तो आपको चुनना है डीएनए। डीएनए जो होता है मानव शरीर का प्रमुख जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रमुख क्या होता है? आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ तो दोनों है, डीएनए भी है और आपका आरएनए भी है, लेकिन मेन जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आपका डीएनए। गॉट इट? इतनी चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप देख सकते हो, एक 3D स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। हालांकि 3D देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हम स्कूल स्तर से इसको 2D में देखते हुए आए हैं, 2D में पढ़ते हुए आए हैं, और 2D से समझाना थोड़ा सा इजी भी होता है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जाने से पहले जो फैक्चुअल एक चीज एग्जाम में कई बार पूछी गई है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए की ये जो आपकी संरचना है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है? तो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है इसको दोहरी कुंडलित संरचना कहते हैं। कैसी संरचना कही जाती है? ये दोहरी कुंडलित संरचना। ठीक है, या कई नाम है इसके। इसको डीएनए की द्विसूत्री संरचना भी कहा जाता है। इंग्लिश में डीएनए के इस मॉडल को या स्ट्रक्चर को डबल स्ट्रैंडेड मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल स्ट्रैंडेड मॉडल। ठीक है, या इसी स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। डबल हेलिकल, डबल हेलिक्स, दोहरी कुंडलित संरचना, द्विसूत्री संरचना, सभी का मतलब एक ही है। आपने इसमें एक चीज देखा होगा जो कॉमन है, दोहरा, द्वि, डबल। ठीक है, इसलिए क्योंकि इस संरचना में डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है ये दो आपके सूत्रों से मिलकर के बन, सूत्र मतलब क्या होता है? रस्सी। जैसे कि एक रस्सी आपको ऐसा ये दिखाई दे रहा होगा, ये, ठीक है, उसी प्रकार से एक और रस्सी है यहाँ पे, एक दूसरी रस्सी आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो ये डीएनए का जो संरचना है डबल हेलिकल रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, या दोहरी कुंडलित संरचना होती है। द्विसूत्री संरचना जो है वो आपका कहलाती है। और ये दोनों सूत्र आपस में देखिए इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपस में जिस चीज से जुड़े होते हैं ना, उनको कहा जाता है नाइट्रोजनस बेस। जिससे ये जुड़े होते हैं उनको नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं बेटा, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। हिंदी नाम कुछ नहीं है, इंग्लिश में ही याद रखना है। ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इन पे मैं बाद में आऊंगा, पहले तो मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूं, इसको हम समझने वाले हैं अभी। तो ये समझ में आया कि डीएनए की संरचना दोहरी कुंडलित है, दो सूत्रों से मिलकर के बनी संरचना होती है जो आपस में जुड़े होते हैं। इसको डबल स्ट्रैंडेड मॉडल या आपका डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो आपका कहा जाता है। और डीएनए की इस संरचना को बनाने का श्रेय या देने का श्रेय किसको जाता है? वाटसन एंड क्रिक को। ये साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज भी जो है उस समय जो है वो आपका दिया गया था। तो डीएनए के जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है
ये किसके द्वारा दिया गया, ये बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको नाम याद रखना है किसका, वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की ये संरचना दी गई है। डीएनए को खोजा नहीं गया है, डीएनए की ये संरचना बताई गई है किसके द्वारा, वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, तो अब मैं इस पे आता हूं, अभी इसको डिटेल में और समझाऊंगा। मैंने ये बताया कि डीएनए के ये दोनों जो आपके सूत्र होते हैं, ये बीच में नाइट्रोजनी क्षार से जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इनका नाम आपको शब्दशः याद रखना है, और कौन किससे जुड़ता है इससे भी प्रश्न बनता है। इसको समझाने के लिए मैं दूसरे इमेज पे चलता हूं। यहाँ पे हम डीएनए की संरचना को थोड़ा सा 2D में देखने का जो है वो आपका प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है, एक सूत्र आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, और दूसरा सूत्र आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे, नाइट्रोजनी क्षार से। और मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बेटा गुआनिन, यहाँ पे जी लिखा हुआ है ना, तो जी का मतलब क्या है, गुआनिन। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन। उसके बाद लिखा हुआ है टी, टी का मतलब होता है थायमिन या थायामिन, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ए का मतलब होता है एडेनिन। ठीक है, तो गुआनिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायमिन, और ए फॉर क्या, आपका एडेनिन। ये जो चारों हैं, इन्हीं को नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस, जिससे डीएनए के दोनों जो आपके सूत्र होते हैं वो आपके जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में नाइट्रोजनस बेस या इनको बेस पेयर कहते हैं। अब पेयर वर्ड इसलिए है बेटा क्योंकि ये जोड़े में, हमेशा जोड़े में रहते हैं। फिक्स रहता है कि एक नाइट्रोजनस बेस किससे जो है वो आपका जुड़ेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो आपका गुआनिन है, जी फॉर क्या होता है, गुआनिन, ये जी फॉर गुआनिन हमेशा किससे जुड़ता है, सी फॉर साइटोसिन से, साइटोसिन से जुड़ा। इधर देखो नीचे सी है, ये जुड़ रहा है किससे, जी से, मतलब साइटोसिन जुड़ रहा है किससे, गुआनिन से। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, गुआनिन और साइटोसिन ही आपस में एक दूसरे से जो है वो आपका जुड़ते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, उसी प्रकार से आप थायमिन देख सकते हो, टी फॉर थायमिन, ये हमेशा ए फॉर एडेनिन से जुड़ेगा। ये किससे जुड़ता है, एडेनिन से। और एडेनिन भी हमेशा किससे जुड़ता है, आपका थायमिन से। ये हमेशा एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से फिक्स है कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा और थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा। अब ये आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इसको याद रखने से पहले तो 4 नाम आपको शब्दशः याद होने चाहिए, इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली या कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुआनिन याद रख लो, साइटोसिन याद रख लो, थायमिन याद रख लो, और एडेनिन याद रख लो। अब कौन किससे जुड़ेगा उसके लिए मैं एक सिंपल आपको तरीका बता रहा हूं, एक सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक को यदि आप दिमाग में बिठा लोगे तो आसानी से जो है वो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि आपके घर में एक बाड़ी वगैरह है और उस बाड़ी में एप्पल का पेड़ है। उस बाड़ी में एप्पल का क्या है, पेड़ है। जाहिर सी बात है, एप्पल किस में रहता है, ट्री में। एप्पल किस में रहता है, ट्री में। ठीक है, तो एप्पल का आपको याद रखना है क्या चीज, ए। इस एप्पल के ए को याद रखना और ट्री के टी को याद रखना। तो इससे आप ये ट्रेस कर लोगे कि ए, एप्पल इन द ट्री, ऐसा याद रख लो। तो ए हमेशा जुड़ेगा टी से, या टी हमेशा जुड़ेगा ए से। एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थायमिन से या थायमिन हमेशा जुड़ेगा किससे, आपका एडेनिन से। क्लियर है ये चीज। दूसरा, आपके घर में कार है, नहीं है तब भी इमेजिन कर लो कि आपके घर में कार है, और कार को किस में रखा जाता है, गैराज में रखा जाता है। कार के लिए क्या होता है, गैराज होता है। ठीक है, तो कार का आपको याद रख लेना है सी, और ये कार किसमें है, गैराज में है। ठीक है, तो साइटोसिन हमेशा जुड़ेगा, सी फॉर साइटोसिन हमेशा जुड़ेगा जी फॉर गुआनिन से, या गुआनिन हमेशा जुड़ेगा किससे,
साइटोसिन से। तो एप्पल इन द ट्री और कार इन द गैराज, ये वर्ड अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आसानी से आप ए के साथ टी को जोड़ सकते हैं, सी के साथ जी को जोड़ सकते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे हमेशा एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, और ये चार हो गए आपके नाइट्रोजनी क्षार। ओके, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं अभी। अब इसमें आपको और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इसमें देखो कई प्रकार के प्रश्न जो है वो बनते हैं। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जो डीएनए का दो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला, और एक आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीएनए के दो सूत्रों के बीच में दूरी कितनी होती है, ये एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऐसा है। तो दो नाइट्रोजनस बेस, दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच में कितनी दूरी होगी या होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है। और देखिए ये जब आपका ऐसा घूमता है, जैसे आप एक रिबन को पकड़ के ऐसा खींच देंगे तो ऐसा उसमें कर्ल पड़ जाता है ना, तो ऐसा वही घूमता है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, 2D में ऐसा दिखता है, ये रहने के लिए ऐसा है। तो देखो ये एक घुमाओ फिर दूसरा घुमाओ, तो इस एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच की दूरी, ठीक है, एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच की दूरी, अगर 2D में मैं इसको बताऊं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इस एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये दूरियां एंगस्ट्रॉम में मापी जाती हैं, ठीक है। तो एक एक को मैं बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। दोनों सूत्रों के बीच की दूरी, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के दोनों सूत्रों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो नाइट्रोजनस क्षार के बीच की दूरी कितना होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ये दो जो कुंडलन है, मतलब एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतना याद रहेगा, बड़ा इजी है, ठीक है। 20 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी, नाइट्रोजनस बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक कुंडलन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है। क्लियर है? तो डीएनए की संरचना को लेकर के इतनी बातें जो है आपको दिमाग में बिठानी है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और डीएनए के बाद देख लेते हैं किसको, आपका आरएनए को। अगला जो आपका हमारा प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है वो है आपका आरएनए। आरएनए की संरचना आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ही सूत्र दिखाई दे रहा है, एक ही रस्सी जो है वो आपका दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो आरएनए की संरचना होती है वो द्विसूत्री नहीं होती, एक सूत्री संरचना होती है। ये जो आपका इसका जो मॉडल होता है ये सिंगल हेलिकल होता है। सिंगल हेलिक्स इसकी जो है वो आपका संरचना होती है, या बोल सकते हो सिंगल स्ट्रैंडेड इसकी संरचना होती है। एक सूत्री संरचना होता है किसका, आपका आरएनए का, ठीक है। काम तो मैंने आरएनए का प्रमुख बता दिया था कि जो आपका आरएनए होता है वो सूचना स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अब भले ही ये एक सूत्री संरचना है, लेकिन इनमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपके पाए जा रहे हैं। अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो आप याद कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है। मैंने 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपको बताए थे। एक क्या बताया था बेटा, गुआनिन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, साइटोसिन। फिर मैंने आपको बताया था क्या, थायामिन, ठीक है, थायमिन, ठीक है। थायमिन से पहले क्या था, एडेनिन था, तो मैं क्रम से ही लिख देता हूं। साइटोसिन, साइटोसिन के बाद हमने क्या देखा था, साइटोसिन के बाद हमने देखा था एडेनिन, और हमने क्या देखा था, थायामिन, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, आरएनए में भी टोटल 2 पेयर में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें थायमिन नहीं होता, इसमें थायमिन नहीं होता।
इसमें थाइमिन के स्थान पर एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है जिसको कहा जाता है यूरेसिल। ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है कि आरएनए में नाइट्रोजनस बेस में थायमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। 4 नाइट्रोजनस बेस इसमें भी हैं, लेकिन इसमें थायमीन की जगह क्या होगा, आपका यूरेसिल होगा। इसकी संरचना कैसे रहेगी, एक सूत्री संरचना रहेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना जो है वो आपका पाया जाएगा। अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपको दूसरे इमेज से समझा देता हूं, एक 2D इमेज से। आरएनए कुछ इस प्रकार से रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज है। इसमें क्या है, 2 सूत्र है नहीं, तो 2 सूत्रों के बीच की दूरी तो पूछी नहीं जाएगी। नाइट्रोजनस बेस की दूरी इसमें भी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कुंडलन की बीच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। बस इसमें आपको याद ये रखना है, आप देख सकते हो कौन कौन से आपके नाइट्रोजनस बेस हैं। इसी को एग्जाम में पूछता है कि डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो सी फॉर साइटोसिन तो है, देखो सी लिखा हुआ है, मतलब सी फॉर क्या है आपका, साइटोसिन, ठीक है। सी फॉर साइटोसिन है। जी फॉर क्या है, गुआनिन, जी फॉर गुआनिन, ये भी डीएनए जैसा है। ए फॉर एडेनिन, ये भी डीएनए जैसा है, लेकिन यहाँ पे यू है, टी नहीं है, थाइमिन नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका, यूरेसिल है। तो इसी को एग्जाम में पूछता है। इसी को याद रखना कि आरएनए में थाइमिन की जगह नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम आरएनए के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार। हालांकि आरएनए को और आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, आरएनए के प्रकारों को डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में उतना स्टैंडर्ड नहीं जाएगा, उतना डीप नहीं जाएगा। मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वहां तक मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। अब देखो, आरएनए के 3 प्रकार जो है बेटा आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 3 प्रकार आपको याद रखना है? पहला आपको याद रखना है आर आरएनए, आर आरएनए, ठीक है। दूसरा आरएनए का जो आपका प्रकार है उसको कहा जाता है एम आरएनए, एम आरएनए। और तीसरा जो आपका प्रकार है उसको कहते हैं टी आरएनए, ठीक। अब ये क्या चीज है, आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए। आर का मतलब यहाँ पे राइबोसोमल है, राइबोसोम वर्ड से जो है वो आपका बना हुआ है। आर मींस राइबोसोमल आरएनए। एम का मतलब यहाँ पे मैसेंजर है, एम का मतलब क्या है, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और टी, टी का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर है, इसको कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये आरएनए के 3 टाइप आप पहले दिमाग में बिठा लो, आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए, एम आरएनए मैसेंजर आरएनए, और टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब इनके काम तो आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ दे तो मैं थोड़ा सा इनके काम भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें राइबोसोमल आरएनए का मेन काम क्या होता है, तो सरल शब्दों में बता रहा हूँ, वन लाइनर बता रहा हूँ आपको। राइबोसोम का निर्माण करना या राइबोसोम के निर्माण में सहयोग करना, इसका मेन काम होता है राइबोसोम के निर्माण में सहयोग करना, ठीक है। दूसरा जो है आपका एम आरएनए, एम आरएनए का मेन काम क्या होता है, मैसेंजर नाम में छिपा हुआ है कि ये सूचना ले जाने का काम करता है। किसकी सूचना, ये डीएनए की सूचना को राइबोसोम तक लेकर के जाता है, डीएनए की सूचना को राइबोसोम तक ले जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं टीआरएनए या फिर आपका ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करने का काम करेगा, किसको और कहां से,
साइटोप्लाज्म से जो अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं को राइबोसोम तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो इतना डिटेल आपको पूछेगा नहीं, इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है, उसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम के लिए खास करके। तो साइटोप्लाज्म से कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लेकर के जाता है। मेन प्रोटीन निर्माण या राइबोसोम निर्माण में जो आपका मेन काम करता है वो है आपका आरआरएनए। डीएनए की सूचना को राइबोसोम तक ले जाता है आपका एमआरएनए, मैसेज पहुंचाने का काम करता है, और ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक। कहां से? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म से। कौन ये करता है? आपका ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए की ये तीन प्रकार आप याद रखना, आरआरएनए, एमआरएनए और आपका टीआरएनए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है आज के क्लास में अपने को। अब आगे जो है वो हम देख लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में या फिर आपका गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले मैंने आपको अध्ययन कराया था जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जंतु कोशिका की संरचना पढ़ रहे थे। उस समय मैंने आपको बताया था कि जो जंतु कोशिका में केंद्रक होता है और इस केंद्रक के भीतर क्या होती है? केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस। इसके बीच जो इस प्रकार से बेटा जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। और इन्हीं क्रोमेटिन में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और यही जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं, इसी में आपका डीएनए जो है वो आपका पाया जाता है। अब प्रत्येक जीव में, हर जीव में जो गुणसूत्र है उनकी संख्या जो होती है बेटा निर्धारित होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्या में जो है वो आपका गुणसूत्र पाए जाते हैं। अपने को बाकी जंतुओं का तो पढ़ना है नहीं, अपने को पढ़ना है किसका? मनुष्यों का। ठीक है, तो मनुष्यों के बारे में अगर हम देखें तो मानवों में आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46। ये जोड़े में होते हैं, तो 46 के डिजिट को यदि आप पेयर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 23 जोड़ा। तो ये दोनों प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट संख्या भी पूछ सकता है और आपके जोड़े के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य में जो है आपका 23 जोड़े या कुल 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है वो आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या याद रखना है कि ये क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं और इन क्रोमोसोम से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्रोमोसोम को, मनुष्य में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को आपको दो भागों में बांटना है। कौन कौन से दो भागों में बांटना है? एक तो आपको याद रखना है दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, और दूसरा जो है वो आपको याद रखना है जिसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र और दूसरा क्या होता है आपका? लिंग गुणसूत्र। जो दैहिक गुणसूत्र होता है बेटा उसको कहा जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम, क्योंकि ये इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। और लिंग जो गुणसूत्र होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, और एक होता है सोमैटिक क्रोमोसोम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों पे आप अच्छे से ध्यान देना। दैहिक गुणसूत्र सोमैटिक क्रोमोसोम और लिंग गुणसूत्र आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा क्या कहलाता है। सबसे पहले तो आपको इतना पता चल गया कि टोटल जो आपके जोड़े होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, संख्या में देखें तो आपका 46 होता है। इसमें से जो शुरुआती 22 जोड़ा होता है, प्रारंभिक जो 22 जोड़े होते हैं, ये प्रारंभिक जो आपके 22 जोड़े होते हैं इसी को क्या कहा जाता है? दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। बच गया एक जोड़ा, तो अंतिम जो आपका 23वां जोड़ा होता है, मतलब मैं लास्ट का जो एक जोड़ा बचा है उसको बोल रहा हूं। ठीक है,
जो अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है, एक सिंगल पेयर जो बच गया, ठीक, इसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। अब इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा है? शुरू के 22 जोड़े को, मतलब शुरू का 22 जोड़ा मतलब क्या हो गया, 22 दूने 44, टोटल 44, शुरू के 44, और अंतिम 23वां जोड़ा, 23 दूने 46 मत कर देना, अंतिम 23वां जोड़ा मतलब बचा हुआ एक जोड़ा बोल रहा हूं, मतलब बचा हुआ जो दो गुणसूत्र है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो शुरू के जो 22 जोड़े हैं, ये मानव शरीर के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी या हम अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं और अपने पूर्वजों के समान दिखाई देते हैं, कि हमारा शक्ल कैसा दिखाई देगा, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारी त्वचा का कलर कैसा होगा, मतलब जो शारीरिक लक्षण होते हैं इनको शुरू के 22 जोड़े निर्धारित करते हैं। इसीलिए शुरू के इन 22 जोड़े गुणसूत्र को दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, जबकि अंतिम जो 23वां जोड़ा है, जो अंतिम के दो गुणसूत्र हैं, वो निर्धारित करता है कि आने वाला जो संतति है वो मेल होगा या फीमेल, वो लड़का होगा या लड़की, मतलब किसका निर्धारण कर रहा है, लिंग का निर्धारण कर रहा है। तो अंतिम 23वां जोड़ा चूंकि लिंग को निर्धारित करता है, इसीलिए अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के आपको पूछे, आपसे बन जाना चाहिए कि मनुष्य में कुल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, जोड़े में 23 जोड़ा होता है। शुरू का जो 22 जोड़ा होता है वो चूंकि शारीरिक लक्षणों को, दैहिक लक्षणों को निर्धारित करता है, इसीलिए शुरू के 22 जोड़े को दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है या अंतिम जो बचा हुआ दो गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है, इसीलिए उसको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये लिंग कैसे निर्धारित होता है वो भी एग्जाम में पूछता है, तो उसको भी मैं आपको एक इमेज के माध्यम से यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है लिंग निर्धारण का जो आपका कंसेप्ट है उसको यहाँ पे इमेज में जो है दर्शाया हुआ है। यहाँ पे जो ब्लू कलर में चित्र है, ठीक है, ये मेल है, ये लड़का है, ठीक है, और जो पिंक कलर में है ये है आपका लड़की। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या है, सबसे पहले आपको जो चीज जानना है वो ये जानना है बेटा कि जो मेल होता है, हम यहाँ पे लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम गुणसूत्र में अंतिम 23वां जोड़ा की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिंग का निर्धारण तो इसी से होगा। तो अंतिम 23वां जोड़ा मतलब हम अंतिम जो दो गुणसूत्र हैं, अंतिम जो आपके दो गुणसूत्र हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष में जो ये अंतिम 23वां जोड़ा होता है या पुरुष में जो ये अंतिम दो गुणसूत्र होते हैं, मतलब कौन सा नंबर का, 45वें नंबर का और 46वें नंबर का, वो होता है एक्स और वाई। पुरुष में वो दो गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई, जबकि महिला में वो दो गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स। ठीक है, 45वें और 46वें नंबर का अंतिम जो दो गुणसूत्र होता है या अंतिम 23वां जोड़ा, पुरुष में एक्स वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है, याद रहेगा, महिला में एक्स एक्स से याद रखना और पुरुष में एक्स वाई याद रखोगे। ठीक है, अब देखिए, जब लड़का और लड़की के बीच क्रॉस होगा, ठीक है, या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन होगा, तो आने वाला जो आपका संतति है या आने वाला जो आपका बच्चा है ये लड़का होगा या लड़की होगा, इसकी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं, कितनी परसेंट प्रायिकता है, तो 50-50% होता है। 50-50% हमेशा जो है वो आपका चांस होता है। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, पुरुष का ये एक्स महिला के इस एक्स से क्रॉस करेगा, आएगा एक्स एक्स, एक्स एक्स आया मतलब क्या पैदा होगा, आपका लड़की। ठीक,
पुरुष का ये एक्स महिला के, मतलब पुरुष का ये वाई महिला के इस एक्स से क्रॉस करेगा, बनेगा एक्स वाई। इस कंडीशन में क्या पैदा होगा? लड़का। ठीक है। अब पुरुष का ये एक्स महिला के ये वाले एक्स से क्रॉस करेगा, तब फिर एक्स एक्स पैदा होगा, मतलब लड़की पैदा होगी। और ये वाला एक्स, मतलब ये वाला जो वाई है, इस वाले एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो बनेगा एक्स वाई, फिर से होगा आपका लड़का। तो आधे कंडीशन में देखो लड़का आ रहा है, आधे कंडीशन में क्या आ रहा है? आपका लड़की आ रहा है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी मेल या फीमेल जो भी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। अब आप एक चीज समझ रहे हो कि दोनों में कॉमन क्या है, लड़का और लड़की में कॉमन क्या है? लड़का और लड़की में कॉमन है एक्स, अलग लड़के में है क्या? आपका वाई। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है, आंसर लेना है आपको वाई। ठीक है। कई बार पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि पुत्र की चाह में जो है आपका एक शादी, फिर पहली पत्नी से 3 बच्चे हुए, तीनों लड़की हुए, दूसरी पत्नी ले आए, तीसरी पत्नी ले आए। तो दिक्कत जो है वो आपका पत्नी में नहीं है, मतलब फीमेल में नहीं है। वहां इसके पास तो जो लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र है वाई, जिससे मतलब मेन लड़का होना है, वो तो इसके पास है ही नहीं। ये डिपेंड करता है पुरुष के वाई गुणसूत्र पे। तो पहले साइंस इतना डेवलप नहीं था तो पता नहीं था, अभी भी कई लोगों को नहीं पता कि पुत्र होना जो है वो पत्नी पे निर्भर नहीं कर रहा, लड़की पे निर्भर नहीं कर रहा, पति पे निर्भर करेगा, क्योंकि उसका वाई गुणसूत्र जब तक आपका क्रॉस नहीं करेगा तब तक लड़का नहीं होगा, तब तक लड़की ही होगा। और लड़का या लड़की होने के जो आपके प्रायिकता होती है वो कितने परसेंट होते हैं? 50-50% होते हैं। और मेन जो आपका लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वाई को। ठीक है। समझ में आया किस प्रकार से जो है वो आपका ये गुणसूत्र, आपका अंतिम जो जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र, वो कार्य करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना चीज आपको समझ में आ गया कि गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, है ना? क्या हो यदि गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाए, 45 हो जाए? क्या हो गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाए, 47 हो जाए? तो ये कंडीशन डिसऑर्डर कहलाता है। इसको हम रोग कह सकते हैं, सिंड्रोम कह सकते हैं। इसको मैं आपको चलिए समझाता हूँ, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है ताकि आपके समय की और मेरे समय की बचत हो। ठीक है। तो इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? इसको कहा जाता है सिंड्रोम। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना, चाहे कम होना चाहे अधिक होना, इसी को कहा जाता है आपका सिंड्रोम। ठीक है। हो सकता है कि 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाए, एक कम हो गया, या 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाए, एक अधिक हो गया। इसके कारण होने वाली जो आपकी अनुवांशिक बीमारी है, उसी को सिंड्रोम कहा जाता है। तो सिंड्रोम के प्रकार को समझने से पहले सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सिंड्रोम होता क्या है। तो सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है, जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। कमी के चलते भी उत्पन्न होता है और अधिकता के चलते भी उत्पन्न होता है। 46 है तो ठीक है, 46 से कम हुआ तब भी वो सिंड्रोम कहलाएगा, 46 से अधिक हुआ तब भी वो सिंड्रोम कहलाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया है कि गुणसूत्र भाई दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दैहिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने पर अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं और लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने पर अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। ठीक है। दैहिक गुणसूत्र या सोमैटिक क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर 3 प्रकार के सिंड्रोम आपको याद रखने हैं। पहला डाउन सिंड्रोम, क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा पटाऊ सिंड्रोम। ये नाम याद रखना, DAP, ऐसा कोई कोड नहीं है, बस मैं आपको याद रखने का तरीका बता दे रहा हूं। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम,
ये 3 प्रकार के सिंड्रोम जब दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है, मतलब शुरू के जो आपके 22 जोड़े होते हैं ना, इनकी संख्या में अगर चेंजेस होता है, जिसको हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, 3 प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। लेकिन जो अंतिम 23वां जोड़ा है, इस अंतिम 23वें जोड़े को क्या कहते हैं हम? लिंग गुणसूत्र। इनकी संख्या में परिवर्तन होने पर 2 प्रकार के सिंड्रोम आपको याद रखना है। एक याद रखना है बेटा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और दूसरा याद रखना है टर्नर सिंड्रोम। अब इसका हिंदी नाम मत पूछना, ऐसे ही नाम याद रखोगे, ऐसा ही पूछता है, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से 2 सिंड्रोम याद रखेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अभी मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये सिंड्रोम है क्या, क्योंकि इस सिंड्रोम से भीतर से भी क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है, ठीक है। तो टोटल 5 प्रकार के सिंड्रोम आपको याद रखने हैं। दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन पर कौन कौन सिंड्रोम? डाउन, एडवर्ड, पटाउ, DAP, डाउन, एडवर्ड और पटाउ सिंड्रोम। लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं? क्लिनफेल्टर और टर्नर। क्या? दोनों के देखो लास्ट लास्ट में र है, क्लिनफेल्टर और टर्नर, ठीक। तो पहले तो यही याद रख लो, इसके भीतर तो हम देखेंगे कि भाई क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस होता है, ठीक है, उसको तो हम देखेंगे। पहले याद रख लो, एग्जाम में ये पूछ देगा कि निम्न में से कौन से सिंड्रोम दैहिक गुणसूत्र की संख्या में कमी से या अधिकता से होते हैं, तो ये 3 आएंगे उसमें। निम्न में से कौन से आपके सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होते हैं, तो उसमें ये 2 आएंगे। याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक को समझाता हूं। तो पहला हम देख लेते हैं दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले 3 सिंड्रोम को, डाउन, एडवर्ड और किसको? पटाउ सिंड्रोम को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से जो है वो आपका लिख रखा है कि दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले सिंड्रोम, सबसे पहले हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम, फिर हम देखेंगे आपका एडवर्ड सिंड्रोम, फिर हम देखेंगे आपका पटाउ सिंड्रोम। बड़ा इजी है, लिखने से ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं इसमें याद करने को बस, बट वैसा है नहीं। इतना आप समझ जाओ कि ये जितने भी 3 प्रकार के डिसऑर्डर हैं, चूंकि वो दैहिक गुणसूत्र की संख्या में कमी से या फिर परिवर्तन से हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो शुरू के 22 जोड़े हैं, इसके भीतर के गुणसूत्र की संख्या में ही परिवर्तन होगा, 23वें में तो होगा नहीं। अब एक बार पढ़ रहा हूं, फिर मेन फैक्टर को आपको बताऊंगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि मनुष्य में जो आपका 21वां जो गुणसूत्र होता है, उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या बढ़ करके 47 हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें कौन से नंबर के गुणसूत्र में चेंजेस हुआ है? 21वें नंबर के गुणसूत्र में चेंजेस हुआ है। इस 21वें नंबर में एक और गुणसूत्र आकर के जुड़ गया है, तो जो 46 होता है संख्या, वो क्या हो गया है? 47 हो गया है, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें 18वें जो आपका नंबर का गुणसूत्र होता है, उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, जिससे इसमें भी कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 47। इसमें चेंजेस आया है 18वें नंबर के गुणसूत्र में, इसमें कोई गुणसूत्र आकर के जुड़ गया है, तो इसमें भी संख्या बढ़ गई है, 46 से क्या हो गया है? 47। पटाउ सिंड्रोम में क्या है? इसमें जो 13वें नंबर का गुणसूत्र होता है, इसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आपका 47 हो जाती है। तो यहाँ पे चेंजेस 13वें नंबर पे हुआ है, इस 13वें नंबर पे अतिरिक्त गुणसूत्र आकर के जो है वो आपका जुड़ गया है। कॉमन चीजें क्या लग रही हैं आपको? कॉमन चीजें ये है बेटा कि दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले जो 3 प्रकार के सिंड्रोम हैं, डाउन, एडवर्ड और पटाउ, इसमें संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गुणसूत्र 46 से क्या हो रहे हैं? 47। रीजन है कि अतिरिक्त गुणसूत्र यहाँ पे आकर के जुड़ रहे हैं। बस आपको याद क्या रखना है, जो एग्जाम में पूछेगा कि किस सिंड्रोम में कौन से नंबर का जो गुणसूत्र है वो उसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है। 21, 18 और 13 बस याद रखना है, 21, 18 और 13।
डी ए पी। डी के लिए 21 याद रखना, ए के लिए 18 याद रखना, पी के लिए 13 याद रखना। देखो डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है, पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा नॉर्मली तो आप 21 और 18 का एज ऐसे ही समझते हो ना, 21 लड़कों के लिए 18 लड़कियों के लिए 13 याद रख लो, तो 21 18 13 और डीएपी याद रखना। डाउन सिंड्रोम के लिए 21वां गुणसूत्र, एडवर्ड के लिए 18वां गुणसूत्र और पटाउ के लिए 13वां गुणसूत्र याद रखो। अब इनमें मैंने चित्र बनाए हैं बच्चों के, ये बताने के लिए कि इन सिंड्रोम से बच्चों में क्या क्या बोल सकते हैं विषमताएं आती हैं, वृद्धि विकास रुक जाता है, आपका मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं, होंठ कटे फटे होते हैं, नाक चपटे होते हैं, आंखें छोटी होती हैं। उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल पूछेगा तो फिर ये प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम निकाल आएगा। ठीक है, उतना डिटेल पढ़ के अपना समय बर्बाद मत करना, अगर कहीं से सोर्स भी मिल रहा होगा तो, क्योंकि आपको और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब में बराबर परफॉर्म करना है, तब जाकर के आप सेलेक्ट होगे। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले सिंड्रोम देखे। अब दो सिंड्रोम और बचे हुए हैं जो लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से उत्पन्न होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाले जो आपके सिंड्रोम हैं, उनका मैंने दो नाम आपको बताया था कि इसके लिए एक आपको याद रखना है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बताया था मैं, और दूसरा सिंड्रोम मैंने बताया था टर्नर सिंड्रोम। दोनों में र आता है बताया था। तो ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है, जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, इसकी संख्या में परिवर्तन होने पर ये बनते हैं। पहले एक एक को देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं किसको, क्लिनफेल्टर को, फिर हम देखेंगे किसको, आपका टर्नर को। ठीक है, तो देखो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है मेनली नर में पाया जाता है, मतलब ये मेल में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि नर का जो 23वां जोड़ा होता है, अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नर में 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स वाई होता है ना। नर का 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स वाई। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, नर के 23वें लिंग गुणसूत्र में एक्स वाई के स्थान पर एक्स एक्स वाई हो जाता है। एक्स वाई के स्थान पर एक्स एक्स वाई, मतलब इसमें एक्स एक और आकर के जुड़ गया। इससे क्या हुआ, गुणसूत्रों की कुल संख्या क्या हो जाती है, 47। अब एक अतिरिक्त एक्स आकर के जुड़ा है तो 46 से 47 तो होगा ही ना। ठीक है, लेकिन इससे होता क्या है, चूंकि एक एक्स और जुड़ गया आके, तो इस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि नर में मादा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, इस मेल में फीमेल के लक्षण, मादा के लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मादा के लक्षण मतलब क्या होता है, फ्रंटल जो बाल्डनेस होता है पुरुषों का, महिलाओं में देखा है बाल्डनेस होता है, ऊपर नहीं होता। ये फ्रंटल जो आपका बाल्डनेस होता है, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो जिस नर में ऐसे लक्षण होंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाएगा, उस नर में मादा के लक्षण, उस मेल में फीमेल के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। उनका जो है पुअर ब्रेड ग्रोथ, मतलब दाढ़ी ठीक से नहीं आएगी। ठीक है, नेरो शोल्डर हो जाएंगे, चेस्ट हेयर चला जाएगा, उनका जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट के रूप में डेवलप होना चालू हो जाएगा, हिप्स उनके मोटे हो जाएंगे, फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर हो जाएंगे, स्मॉल टेस्टिकल साइज जो है हो जाएगा, लॉन्ग आर्म्स लॉन्ग लेग्स हो जाएंगे, लंबे हाथ लंबे पैर, मतलब पुरुषों में महिलाओं के लक्षण जो है वो आपके दिखाई देते हैं। इस सिंड्रोम को कहा जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। कैसे होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, पहले तो दिमाग में बिठा लेना, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम नर में होता है, मेल में होता है। ठीक है, मेल में जो 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है उसके जगह पे हो जाता है एक्स एक्स वाई, जिससे गुणसूत्रों की संख्या बढ़ करके 47 हो जाती है और नर में मादा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। गॉट इट। दूसरा जो सिंड्रोम मैंने आपको बताया वो है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है आपका, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है बेटा फीमेल में, मादा में। मादा में
जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो क्या होता है आपको पता है? मादा में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स एक्स। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? मादा के 23वें लिंग गुणसूत्र में 23वें जोड़े में एक्स एक्स के स्थान पर केवल एक्स हो जाता है। मतलब एक एक्स गायब हो गया, एक्स एक्स के स्थान पर केवल एक्स हो जाता है। तो अब गुणसूत्रों की संख्या जो 46 थी वो घट करके 45 हो जाती है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि मादा में अब नर के लक्षण जो हैं वो आपके दिखाई देने लगते हैं। कैसे? जो आपका सॉल्ट आपका हेयर है उसका ग्रोथ जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, हाथ पैर में थोड़े धब्बे इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जो आपका मेंसुरेशन साइकिल है, जो पीरियड आता है महिलाओं में, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो आपका हेयर ग्रोथ है आपका शरीर में, वो जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, जो ब्रेस्ट होता है उसका साइज जो है वो आपका छोटा हो जाएगा, शरीर थोड़ा सा बलिष्ठ होने लगता है, आपके फेशियल हेयर जो है वो आपके आने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि फीमेल में मेल के लक्षण जो है वो आपके दिखाई देने लगते हैं। ये जो सिंड्रोम है वो कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। समझ में आई बात? ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें ये मेनली मादा में पाया जाता है, और इसमें जो 23वां जोड़ा एक्स एक्स है मादा में, उसके जगह पे ये एक एक्स कम हो जाता है, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या घट करके क्या हो जाती है? 45 हो जाती है, और मादा में नर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मैं एक दूसरे स्लाइड लेकर के आपको ना इन दोनों के बीच में अंतर जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ। हालांकि अब आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी। ठीक, दो सिंड्रोम हमने देखा लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के आधार पे। एक क्या देखा हमने? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। और दूसरा हमने क्या देखा? टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर और टर्नर। फर्क जो है दोनों में क्या क्या होता है जो आपको याद रखना है? सबसे पहले क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ये नर में पाया जाता है, पुरुषों में होता है। टर्नर सिंड्रोम मादा में पाया जाता है, फीमेल में होता है। नर में जो आपका 23वां जोड़ा होता है एक्स वाई, इसके जगह पे यहाँ पे एक एक्स और जुड़ जाता है, एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें बढ़ करके 46 की जगह 47 हो जाती है, और एक एक्स और एक्स्ट्रा जाने से इस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में नर में मादा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्लियर है? जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? मादा में होता है, मादा का 23वां गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, उसमें एक एक्स कम हो जाता है, केवल एक्स हो जाता है, और गुणसूत्रों की संख्या यहाँ 46 से घटकर 45 हो जाती है। और इस मादा में अब किसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं? नर के लक्षण जो है वो आपके दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है वो आपका डीएनए को देखा, आरएनए को देखा, गुणसूत्र की संख्या वगैरह को हमने देखा, सिंड्रोम वगैरह को देखा। ठीक है, तो फिर से मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जो छात्र अभी तक हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं, वो स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर अपना नाम लिख करके और प्रयोगशाला लिख करके हमको व्हाट्सअप कर दें। वहां पे आपको उस निःशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पे क्लासेस के लिंक के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स जो मैंने पढ़ाया है ये एज अ पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।